हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक कर रहा हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि जो आज पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम 1.5-2 महीने बाद सेम डिट्टो मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट वायर। ठीक है, इन्फानाइट वायर। तो अंतर क्या था इससे पहले, इन्फानाइट वायर है, लेकिन हम लोग डेरिवेशन इन्फानाइट के लिए नहीं करेंगे, फाइनाइट के लिए करेंगे, फिर केस बना देंगे अगर ये इन्फानाइट होता तो। ठीक है, तो देखो इससे पहले हम लोग ये किए हुए थे, ऐसा रॉड था और इस पॉइंट पी था। यहाँ पे भी देखो इन्फानाइट वायर की जगह इन्फानाइट रॉड भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो दोनों में अंतर क्या है, इसमें ये था ना कि इसमें जो चार्ज था, इसमें जो रॉड था उसके एक्सिस पे पॉइंट पी था। अब हम लोग एक्सिस पे नहीं ले रहे हैं। आप जो रॉड होगा, ये वायर होगा, उसके परपेंडिकुलर कोई ना कोई पॉइंट होगा, उसके परपेंडिकुलर कोई ना कोई पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे ये एक मान लो रॉड है। ठीक है, ये एक रॉड है, इसके परपेंडिकुलर कोई भी एक पॉइंट पी, यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं कि है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर जरूरी नहीं कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, नॉट, इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं है, परपेंडिकुलर पे बस इतना ही है। ठीक है, क्लियर है। ओके, यहाँ पे निकालना है। तो देखो मान लो ना, इसका जो एक अपर लिमिट है इस पॉइंट पी पे θ1 एंगल बना रहा है, और इसका जो लोअर लिमिट है इस पॉइंट पी पे θ2 एंगल बना रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें एक है ना, सबसे पहला काम हर बार बताया, सबसे पहले एक, अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, हर एक चार्ज का इस पॉइंट पी से डिस्टेंस बताओ अलग है। इसके लिए आर की वैल्यू अलग है, इसके लिए आर की वैल्यू अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। तो सबके लिए अलग अलग है अगर, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है ना। तो सबसे पहला काम क्या है बताओ, dx लोगे, एक एलिमेंट्री लेंथ लोगे dx, ये हम लोग पहले भी किए हुए हैं, dx ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, dx को वो बताओ कि कहाँ, dx को एक dx का एक रेफरेंस लो कि कहाँ से वो कितने दूर पर है। ठीक है ना। तो हम यहाँ से मान लो इसको मान रहे ये x पे है, यहाँ से x पे, और ये पॉइंट P पे कितना एंगल बना रहा है, पॉइंट P पे ये θ एंगल बना रहा है। और dx का जो प्रोजेक्शन, dx जो पॉइंट P पे कितना एंगल बना रहा है, dx, तो बताओ dx ये परपेंडिकुलर से कितना एंगल बना रहा है, θ, और ये जो है dx जो है इस पॉइंट P पे कितना एंगल बना रहा है, पॉइंट P पर dx कितना बना रहा है, तो वो क्या है dθ। मतलब ये dx कितना एंगल बना रहा है, वो dθ, परपेंडिकुलर से कितना है θ, और वो छोटा सा dx, जैसे ये है ना, मान लो ये एक छोटा सा, जैसे रिंग में किए थे, ये छोटा सा यहाँ कितना बना रहा है, तो ये क्या बना रहा है dθ, वो वाला मैं बोल रहा हूँ dθ। ठीक ना, क्लियर है, dθ बना रहा है। तो देखो ये पॉजिटिव अगर हम मान के अगर किए हुए हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसमें किधर होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पॉजिटिव है, पॉइंट को हमेशा पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, इधर जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना, ये क्या होगा DE। बताओ एक मिनट, ये अगर θ है तो ये भी θ होगा ना। तुम बोलोगे नहीं सर θ प्लस dθ होगा, सही बात है, लेकिन dθ θ के सामने क्या बहुत छोटा है ना, वो तो हम dθ इसलिए लगा कि उसका यूज है बाद में, तो यहाँ पे θ ही लिखो, क्योंकि अगर ये 1 करोड़ तो 1 है, तो 1 करोड़ 1 लिखोगे क्या, नहीं, तो वहाँ पे θ ही लिख दिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। इसको रिजॉल्व करो, इधर बताओ क्या आ जाएगा, d cos θ, और इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, DE sin θ। तो बताओ DEx इक्वल टू क्या हो गया, DE cos θ, और DEy इक्वल टू क्या आ गया, DE sin θ। अब तुम बोलोगे कि सर DE से y में क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि y में तो जीरो हो जाना चाहिए। देखो जैसे ये इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, तो साइन और कॉस इधर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, तो ये भी θ, तो इसका कॉस इधर अगर होगा तो इसका कॉस इधर जाएगा, साइन इधर, तो कैंसिल कर देना चाहिए, जैसे रिंग में किया था, रिंग में x में कैंसिल किया था ना। अब बताओ यहाँ क्यों नहीं ले रहे हो, उसका रीज़न देखो, जरूरी थोड़ी ना θ1 इक्वल टू θ2, अगर दोनों इक्वल होगा तो कैंसिल कर देगा ये इसको,
लेकिन यहाँ दिया नहीं है ना थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1, जितना इसका लेंथ है अगर उतना इसका भी लेंथ रहा तो कैंसिल करेगा ना, समझे। तो वो एक केस है। तो हम लोग अभी जनरल की बात कर रहे हैं, बाद में केस में जो भी करना है कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग डी वाई इक्वल टू क्या है, डी साइन थीटा, डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग एक्स वाई दोनों में अभी निकालते हैं, ठीक ना। देखो कई लोग डेरिवेशन करते बस एक्स में करके छोड़ देते, वाई नहीं करते, तो वो क्योंकि सिमेट्रिकल मानता है। अगर एग्जाम में अनसिमेट्रिकल आ गया फिर क्या करोगे, तो इसलिए हम पूरा जनरल बता रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है। तो ओके, डी ई वाई हम लोग पहले डी एक्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। डी ई एक्स इक्वल टू क्या है, डी ई कॉस थीटा। तो डी इक्वल टू क्या होगा, के, इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड ना। ओके, कुछ गिवन है, इसका जो चार्ज डेंसिटी था वो लैम्डा था, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है आर मान लो, ठीक ना। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर ये डी एक्स लिए तो चार्ज भी क्या होगा, बहुत छोटा। यहाँ क्या लिखोगे, चार्ज भी क्या होगा, बहुत छोटा। तो डी क्यू मतलब बहुत छोटा चार्ज, डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस को मान लो डी है, ये डिस्टेंस को क्या मान लो, डी, कोई भी एक वेरिएबल मान लो, डी मान लो, एक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे कुछ भी मान लो, हम मान लिए डी, सपोज कर लो ये क्या है, डी। तो यहाँ क्या लिखोगे, डी स्क्वायर, और क्या आ गया, कॉस थीटा। अब देखो प्रॉब्लम, अच्छा चलो, डी ई एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, के। डी क्यू की वैल्यू बताओ क्या होगा, लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा। एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा। तो डी एक्स में कितना होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स होगा ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, लैम्डा डी एक्स। डी एक्स में कितना होगा, लैम्डा डी एक्स होगा ना। तो डी क्यू की वैल्यू आ गई, नीचे डी स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया, कॉस थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, डी एक्स, डी स्क्वायर से पहले डी की वैल्यू अलग अलग होगी, ये डी यहाँ के लिए अलग, यहाँ के लिए अलग, हर जगह के लिए अलग अलग। कॉस थीटा की वैल्यू भी सबके लिए क्या होगी, थीटा की वैल्यू हर के लिए अलग अलग होगी। 3 वेरिएबल है और इंटीग्रेशन तुम्हें एक वेरिएबल का आता है, तो सभी वेरिएबल को थीटा में चेंज कर दो, सभी वेरिएबल को थीटा में चेंज कर दो, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर एक्स में चेंज कर दो, कर सकते हो, लेकिन उसका इंटीग्रेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए थीटा में चेंज कर दिया करो, क्योंकि थीटा का इंटीग्रेशन थोड़ा ईजी रहेगा। चलो तो हम लोग अभी इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखो सब कुछ सेम होगा, बस कॉस थीटा की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा किस में, वाई एक्सिस में, ठीक ना। तो अभी हम बता रहे वाई का भी डेरिवेशन करेंगे। तो डी एक्स इक्वल टू, हाँ ओके, तो मेरे को सबको चेंज करना है। सबसे पहले एक्स पे आते हैं। तो ये ट्रायंगल लो, कौन सा ट्रायंगल, ए बी पी दिया हुआ, ए बी पी पे आओ। तो बताओ क्या होगा, एक्स अपॉन ये क्या माने आर, ये क्या माने आर। तो एक्स अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। एक्स अपॉन आर इक्वल टू टेन थीटा। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, आर टेन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्योंकि मेरे को डी एक्स चाहिए, मेरे को डी एक्स चाहिए ना, डी एक्स चाहिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो बताओ क्या बन गया, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू आर टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन बताओ, आता है सभी को, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो बताओ डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो बताओ इसी ट्रायंगल में आओ, किसमें, ए बी पी पे आर अपॉन डी इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन डी इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, और मेरे को डी निकालना है, तो डी इक्वल टू क्या आ गया, आर अपॉन कॉस थीटा। तो बताओ डी इक्वल टू क्या आ गया, आर सेक थीटा। डी भी आ गया, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। तो आप पुट करो सभी की वैल्यू इसमें। मेरे को डी एक्स की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, कॉस थीटा तो पहले से थीटा टर्म में, तो यहाँ पुट करो। चलो तो हम लोग पुट करते हैं डी एक्स में। चलो डी एक्स में पुट करो। तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, के लैम्डा। डी एक्स की वैल्यू क्या है, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही है ना।
डी एक्स की वैल्यू हम पुट किए, क्या है डी एक्स की वैल्यू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे क्या है कॉस थीटा और नीचे क्या है डी की वैल्यू, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर आर से आ गया, इससे ये गया तो बताओ डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा। तो अब क्या करना है, आप बताओ क्या करना है। तो अब इसका आप क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे, इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे। देखो लिमिट वाला क्या है तो सुनो, लिमिट कहाँ, ये थीटा 2 था और ये थीटा 1, तो ये नीचे है और ये ऊपर है, ये नीचे और ये ऊपर है। तो क्या लिखोगे माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, क्योंकि ये नीचे था और ये ऊपर था, तो माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। साइन कन्वेंशन देखो तुम इसको प्लस भी ले सकते थे, इसको भी माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो हम इस नीचे वाले को माइनस ले लिए, ऊपर वाले को प्लस, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, ठीक है। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो बताओ डी ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन गया, ई एक्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स, ठीक है। अब बताओ के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा के लैम्डा अपॉन आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा माइनस थीटा 1 से थीटा 2 से थीटा 1 तक। तो बताओ क्या हो गया ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा अपर लिमिट माइनस साइन थीटा 2, तो माइनस थीटा 2 लिखोगे ना, दिख रहा है सभी को। तो बताओ ई एक्स इक्वल टू क्या आ गया के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो वहाँ से प्लस आ जाएगा, ठीक है। ठीक ना, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आ जाएगा। क्लियर है सभी को। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, कोई भी डाउट नहीं है ना। तो ये आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स, ठीक ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स को तुम ये ई परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, लाइन के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आया के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 2। उसी तरह अगर देखो आप y में निकालोगे ना, तो y में क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा। तो देखो ई डी ई वाई जो होगा डी साइन थीटा, डी देखो हम थोड़ा जल्दी फास्ट कर रहे हैं, देख लेना कैसे किए। यहाँ पे भी वही होगा डी ई क्या था साइन थीटा, तो डी की वैल्यू क्या होगी के डी क्यू अपॉन डी स्क्वायर साइन थीटा। तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी के लैम्डा डी एक्स डी स्क्वायर साइन थीटा। तो अंतर बस कितना आया देखो, के लैम्डा डी एक्स की जगह हम लोग वही आर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या आ गया साइन थीटा। बस इतना ही है ना, और कुछ तो है नहीं। तो इससे ये गया, इससे ये गया, तो बस क्या आ गया अंतर, क्या आया देखो अंतर बस ये आया कि वहाँ इंटीग्रेशन कॉस का कर रहे थे, यहाँ इंटीग्रेशन किसका करोगे डी ई वाई में इंटीग्रेशन किसका होगा के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन साइन थीटा का होगा, कहाँ से माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, साइन थीटा डी थीटा भी आएगा ना, डी थीटा भी आएगा, ठीक है। डी एक्स की वैल्यू देखो क्या है, ये एक्स अपॉन आर इक्वल टू टेन थीटा, तो एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा, तो ये डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या आया आर सेक स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वाला ये है यहाँ से, ठीक ना, क्लियर है। तो वही करना है साइन थीटा डी थीटा। तो ध्यान देना सब बस वहाँ कॉस था, यहाँ पे क्या आ गया साइन,
तो डी ई वाई इक्वल टू क्या है के लैम्डा अपॉन आर, तो क्या लिखोगे साइन थीटा 1 अपर लिमिट, सॉरी इसका पहले इंटीग्रेशन करोगे ना, डी ई वाई इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, तो साइन थीटा का क्या बनता माइनस कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा लिख दोगे। कहाँ से कहाँ तक थीटा 2 से थीटा 1 तक, तो क्या आ गया ई वाई इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। लेकिन एक देखो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। तो बताइए क्या बन जाएगा यहाँ पे क्या बन गया, ई वाई इक्वल टू माइनस के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, क्योंकि कॉस माइनस थीटा 2 इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, तो हम उसको कॉस माइनस थीटा 2 इक्वल टू कॉस थीटा 2 लिख दिए। तो ई वाई इक्वल टू क्या गया माइनस अंदर गया के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ये था। तो मेरे को दो फॉर्मूला मिला, देखो y और x का। सुनो कौन कौन सा, तो डी ई, अच्छा y को तुम पैरेलल भी लिख सकते हो। पैरेलल क्यों, क्योंकि ये y पैरेलल था ना इस लाइन के, इस लाइन के चार्ज के क्या था पैरेलल। तो अब हम बताते हैं ई परपेंडिकुलर क्या है हमारा, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई पैरेलल क्या आया के लैम्डा अपॉन आर पैरेलल क्या है कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं ना, कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी ये ड्राइव हुआ। अब इससे हम न्यूमेरिकल देखो किस तरह से करते हैं। सुनो, अब इसमें एक चीज़ तो कंफर्म है कि अगर ये पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर वाला तो इधर ही होगा, अगर नेगेटिव है तो फिर इधर होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, कंफर्म है कि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में इधर ही होगा, लेकिन वाई में किधर होगा, इधर होगा कि इधर, ये नहीं पता। तो देखो ध्यान से हम बताते क्या होगा। अभी जो ड्राइव किए थे इसमें डी एक्स ये माने थे ना, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, इधर डी, तो इधर क्या था डी कॉस थीटा और इधर साइन थीटा। तो नीचे वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होता है, ऊपर वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा कि नीचे, तो हम बताते देखो, अगर नीचे वाला ज़्यादा है, ये थीटा नीचे का ज़्यादा है, या लेंथ नीचे का ज़्यादा है, तो ये किधर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में लगता है, ऊपर ना। अगर नीचे वाला ज़्यादा है लेंथ में, या थीटा नीचे वाले का ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई ऊपर वाला ज़्यादा होगा नीचे, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो नीचे वाला कम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, वाई ऊपर। अगर ऊपर वाले का लेंथ ज़्यादा और नीचे वाले का कम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जाएगा ना, तो इसका तो ये कॉस साइन कॉम्पोनेंट नीचे आएगा। तो अगर इसका लेंथ ज़्यादा है तो नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ऊपर कम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। और दोनों अगर इक्वल है तो दोनों आपस में कट कर जाएगा, जीरो जीरो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल अगर हो, सिमेट्रिक हो तो जीरो होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जीरो होगा वाई में। लेकिन हमेशा जीरो हो वाई में ये नहीं हो सकता। बहुत कम बुक में ये फॉर्मूला तुम्हें मिलेगा, बहुत कम लोग ये वाला टॉपिक तुम्हें पढ़ाएंगे, ये वाला। ठीक है, वाई में हमेशा जीरो होगा नहीं, कब होगा, जब सिमेट्रिकल हो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो वो, तो जीरो होगा। कब ऊपर होगा कब नीचे होगा ये भी पता चल गया। एक्स में हमेशा, हाँ नेगेटिव है तो जो अभी पॉजिटिव में जो डायरेक्शन बताया उसका उल्टा मान लें। जैसे नीचे वाले का ज़्यादा तो ऊपर बताया ना, तो फिर नीचे हो जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता ना, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, इधर होता। हाँ तो देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर जाता और एक नीचे जाता, जबकि अभी कहाँ जा रहा था, पॉजिटिव है तो एक ऊपर और एक इधर, तो ये जा रहा था ऊपर और राइट। अगर ये नेगेटिव होता तो पॉइंट को खींचता, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता डी,
तो एक इसका कॉस को थीटा अगर है तो कॉस थीटा इधर जाता, साइन इधर जाता, तो ऊपर की जगह नीचे और राइट की जगह लेफ्ट, तो कॉन्सेप्ट बदल जाता। फिर नीचे वाला लेंथ ज़्यादा होता तो ऊपर की जगह नीचे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता, नीचे वाले का लेंथ अगर ज़्यादा होता तो मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा, समझ में। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या हो जाता है, नेगेटिव एक्स, मतलब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाता है। फिर क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाएगा ना, देखो हम बता रहे क्या, ये तो कोई भी कर देगा। जैसे ये दिया हुआ है θ1 दिया हुआ है 30 डिग्री और θ2 दिया हुआ है मान लो कितना मान ले बताओ तुम लोग, 45 डिग्री सपोज कर लो। तो ये तो कोई भी कर लेगा, बोलेगा Ex निकालो, तो क्या कर दोगे k लैम्डा अपॉन r, ई परपेंडिकुलर निकालने वाला है। तो साइन θ1 कितना है, साइन 30 प्लस साइन 45, इसको सॉल्व कर लेना आ गया। और ई पैरेलल k लैम्डा अपॉन r cos θ2 माइनस cos θ1 आया था ना, तो θ2, हाँ θ2 किसको लोगे, θ1 किसको लोगे। देखो जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, उसके एंटी क्लॉक जो जा रहा है उसको क्या लोगे, उसको क्या लोगे एंटी क्लॉक, या एंटी क्लॉक जो जा रहा है उसको θ2 लिए थे, और उसको ड्राइवेशन में देखना θ2 क्या लिए थे, उसी हिसाब से जाना। ड्राइवेशन में नीचे वाला θ2 लिए थे, ऊपर वाला θ1, तो उसी हिसाब से लिखना। तो θ2 क्या लिखोगे, cos 45 माइनस cos 30। ये आराम से हो गया क्वेश्चन, बहुत ईजी था। आर की वैल्यू तुम्हें दिया रहेगा, लैम्डा की वैल्यू दिया रहेगा, ये बहुत ईजी था। तो इस पर दिमाग हम नहीं लगाते हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखो अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया, देखो एक जगह जहाँ पे स्टूडेंट मोस्टली गलती करेंगे, मैं वो क्वेश्चन अभी करवाने जा रहा हूँ जहाँ मोस्टली गलती करेंगे। ओके पॉइंट पी ना यहाँ पर, तो इससे कितना एंगल बना रहा है, और एक नीचे वाले से कितना बना रहा है, ठीक है ना। तो देखो हम हमेशा परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं ना, हम हमेशा कौन सा लाइन लेते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से θ1 और θ2 देखोगे ना। तो देखो ये मान लो दिया हुआ है, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। ये मान लो 20 डिग्री दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये मान लो 60 नहीं, ये दिया हुआ है 30 डिग्री सपोज करो। ऐसे अब बोला निकालो, तो देखो गलती क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं बताता हूँ, परपेंडिकुलर भी बता देता हूँ, पैरेलल खुद से कर लेना। गलती क्या करेंगे, k लैम्डा अपॉन r, ये सब दिया रहेगा, r की वैल्यू दी रहेगी। देखो गलती कहाँ होगा, वही मैं बता रहा हूँ, साइन θ1, θ1 क्या लिखोगे, ये वाला लिखोगे ना 30, इससे 30 डिग्री लिखोगे। गलती कहाँ करोगे, देखो यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे, साइन 20, ये गलत है, ये क्या है, ये क्या है गलत, साइन 20 नहीं होगा। बताओ क्यों, क्योंकि देखो जो ड्राइवेशन किए थे ना, जो ड्राइवेशन किए थे उसमें जो θ2 था परपेंडिकुलर से, उसमें जो θ2 था, θ2 परपेंडिकुलर से एंटी क्लॉक था और θ1 क्लॉक था। ड्राइवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखो परपेंडिकुलर से एंटी क्लॉक था और वो क्लॉक था, ये ऐसे जा रहा था और ये ऐसे, इसलिए देखो माइनस लिए तो और एक को प्लस। अब इधर देखना, एंटी को अगर माइनस लेते तो क्लॉक को प्लस, क्लॉक को अगर माइनस लेते तो एंटी को प्लस लिया जाता है, तो उसमें हम एक को माइनस लेते एक को प्लस लिए थे। इट्स अ साइन कन्वेंशन, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ओके हम लोग क्या किए थे, एंटी गए थे, लेकिन अब बताओ यहाँ पे जो परपेंडिकुलर से है ये 20 डिग्री एंटी जा रहे हो कि क्लॉक जा रहे हो, क्या जा रहे हो, क्या जा रहे हो, जल्दी बोलो, क्लॉक जा रहे हो ना। एंटी से क्या जा रहे हो, सॉरी परपेंडिकुलर से क्लॉक जा रहे हो ना, जबकि इस फॉर्मूले में जो पुट करना था वो एंटी क्लॉक होता तो यहाँ पे 20 लिखते ना, लेकिन ये क्लॉक है। तो बताओ इस लाइन से एंटी क्लॉक जाना था, एंटी क्लॉक, इस लाइन से एंटी क्लॉक जाना था मेरे को, कहाँ जाना था, एंटी क्लॉक जाना था मुझे, एंटी क्लॉक। तो फिर कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे ना, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार आलू बड़ा वाला गलती करोगे यहाँ पे। तो बताओ 360 में 20 माइनस करो तो 300,
40 डिग्री लो, 20 माइनस करोगे तो 340 डिग्री। ओके, यहाँ पे 30 तो गलत लिखो यार, 50 लिखोगे ना, 30 प्लस 20 50 डिग्री होगा ना। परपेंडिकुलर से ऊपर वाला क्लॉक जाता है ना, परपेंडिकुलर से, ये परपेंडिकुलर से ऊपर का देखना है ना, तो क्लॉक में देखो 30 प्लस 20 है ना, वो तो इससे 30 है, तो इससे कितना होगा 50 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे क्या होगा 50 डिग्री, यहाँ क्या होगा 50 डिग्री और वहाँ 340। कैसा है ये पता चला, यहाँ पे गलती होने का चांस है, इसलिए मैं ये वाला बात बताया आपको। अब हम लोग आते हैं, देखो इन्फानाइट वायर, इन्फानाइट वायर में क्या बोल रहा था, पैरेलल भी निकाल लेना उसी तरह। इन्फानाइट वायर होता क्या है, देखो इन्फानाइट वायर क्या होता है, बहुत बड़ा लेंथ तो ज़रूरी नहीं है, ये मान लो 5 मीटर का और ये डिस्टेंस पी जो है 1 सेंटीमीटर का, तो बताओ इसके सामने, इस आर के सामने ये लेंथ क्या इन्फानाइट हो गया ना। ये अगर 2 सेंटीमीटर का और ये L इक्वल टू 5 मीटर है, तो 5 मीटर के सामने 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो गया ना, तो ये इन्फानाइट हो गया। अब इन्फानाइट में बताओ θ1 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, और θ2 भी क्या हो गया, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो बताओ, तो ई परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर के लैम्डा अपॉन आर, समझे। अगर इन्फानाइट हो तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90, तो क्या आ गया के लैम्डा अपॉन आर, साइन 90 प्लस साइन 90 2, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू ये आ जाएगी 2 के लैम्डा अपॉन आर, ये इन्फानाइट का है। तो बोलोगे सर इसका परपेंडिकुलर तो आ गया पैरेलल 0, क्यों, क्योंकि cos θ2 माइनस cos θ1 लिखते हो ना, तो cos 90 क्या हो गया 0, माइनस cos 90 क्या हो गया 0, तो वहाँ पे निकालने की ज़रूरत ही नहीं। इन्फानाइट है ना, तो वो तो सिमेट्रिकल ही रहेगा ना, क्योंकि नीचे भी बहुत बड़ा ऊपर भी बहुत बड़ा, तो दोनों 90 बना रहे, ठीक है। एक आता है सेमी इन्फानाइट, सेमी इन्फानाइट देखो क्या होगा, ये एक तरफ से बढ़ रहा दूसरी तरफ से ऐसे पॉइंट P, एक तरफ से बढ़ रहा, तो बताओ एक तरफ से एंगल कितना बना रहा है ये सेमी इन्फानाइट, एक तरफ से एंगल कितना बना रहा है ऑलमोस्ट 90, और दूसरी तरफ से 0, क्योंकि दूसरा तो एंड ही नहीं, एक तरफ से 90 दूसरी तरफ से 0, तो बताओ ये क्या हो जाएगा 90 और एक क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर, और ई पैरेलल के लैम्डा अपॉन आर cos θ2, cos θ2 कितना बना रहा है 0 माइनस cos 90, तो 90 0 cos 1 ये 0, तो क्या हो गया के लैम्डा अपॉन आर, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी के लैम्डा अपॉन आर। cos θ2 देखो ना, θ2 क्या आ गया 0 और ये 90 की वैल्यू cos 90 0 और ये 1, तो के लैम्डा अपॉन आर, एक्स में भी और वाई में भी, वाई में तो कैंसिल ही नहीं हो पा रहा ना, एक ही तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। आई बात समझ में कैसे है, और वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा नीचे की ओर, क्योंकि ये बचा हुआ, ये पॉजिटिव अगर है तो। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। तो आज जो किए हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किए हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किए हो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के टॉपिक को 5 स्टार डाल दो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो, अगर ख़राब लगा तो डिसलाइक दी वीडियो, और सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त को शेयर करो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। बेल आइकन दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। देखो मेरे वीडियो और बाकी वीडियो में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि चलो जो भी है डिफरेंस तो आप लोगों को खुद से पता चल जाएगा। बाकी तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।